देख रहे हैं एएफसी टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। इसी के बीच एक बड़ा तबका प्राइवेट सेक्टर और स्कूल्स भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से न सिर्फ पूरा देश बल्कि हमारी इकोनॉमी पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। इसी के साथ आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सह संयोजक राष्ट्रीय अभिभावक मंच राहुल गुप्ता जी हैं और साथ ही अनिल अग्रवाल जी मौजूद हैं, अध्यक्ष अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। आज हम इनके साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे स्कूल की फीस बढ़ाने या घटाने को लेकर इनके क्या विचार हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्कूल की फीस को लेकर जो आप बता रहे हैं कि हाँ फीस कम करनी चाहिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी जो प्राइवेट स्कूल है उनसे ये मांग है कि जो फीस केवल ट्यूशन फीस ली जाए, जो और फीस जो लाइब्रेरी फीस या बिल्डिंग एक्सपेंसेस के नाम पे जो फीस ली जा रही है उसको हटा दिया जाए, ताकि अभिभावक जो है आराम से उसको पेड कर सके। जैसे कोरोना काल के दौरान लोगों के पास पैसे नहीं है, खाने की दिक्कत है, तो कैसे इस प्रकार से वहन कर पाएंगे फीस का, तो दिक्कत तो है। अनिल अग्रवाल जी, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा कि इस वार्तालाप के लिए हम लोगों को यहाँ पर बुलाया है और हम लोग अपने पक्ष रख पाएंगे। और राहुल जी ने भी एक प्रश्न किया कि स्कूल की फीस कम की जानी चाहिए, ट्यूशन फीस केवल ली जानी चाहिए, लाइब्रेरी शुल्क या डेवलपमेंट फीस इस तरह की चीज़ें नहीं ली जानी चाहिए। उस पर मेरा ये कहना है कि शायद आपकी जानकारी में नहीं है, आपके संज्ञान में नहीं है कि 2018 में एक फी रेगुलेशन बिल आया और वो एक्ट बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने पास किया, जिसमें केवल एक मद बचा हुआ है जिसको मंथली कंपोजिट फी कहते हैं। उसके अलावा कोई भी मद अब फीस के लिए बचा ही नहीं है, वो एक कंबाइंड मद बना हुआ है। 7 अप्रैल को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया कि इस पैंडेमिक सिचुएशन, क्योंकि एक राष्ट्रीय आपदा का विषय और हम सभी लोग संवेदनशील, समाज के संवेदनशील व्यक्ति यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, राहुल जी भी उसमें से एक हैं। ये एक्ट जब हुआ उसके बाद एक डिसीजन हुआ कि इस वर्ष निजी विद्यालयों की जो फीस हर साल बढ़ती है और ये एक्ट परमिट करता है। चूंकि ये कानून है इसलिए मैं इसको जिक्र में ला रहा हूँ। ये एक्ट परमिट करता है कि हर निजी स्कूल अपने फीस को हर साल 5% प्लस सीपीआई या उसने अपने टीचर्स को जो सैलरी का इंक्रीज पर कैपिटा इंक्रीज इन द टीचर्स सैलरी, इन दोनों में से जो कम है वो इंक्रीज अपनी फीस में हर साल करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इस साल लगभग ये 9% के आसपास 8.28 एग्जैक्ट परसेंटेज है जो कि बढ़ोतरी की गई, जिसको नवंबर दिसंबर के महीने में एक्ट के हिसाब से एडमिशन प्रक्रिया, प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के 60 दिन पहले डिक्लेयर करना होता है सभी स्कूलों को कि वो क्या फीस इस बार चार्ज करेंगे, ताकि उनके पेरेंट्स को एडमिशन लेने से पहले क्लियरिटी हो। उसके बावजूद वर्तमान में हमारे उप मुख्यमंत्री जी, जिनका मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा, उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया और हम लोगों से बातचीत हुई और उन्होंने ये निर्णय हुआ कि इस वर्ष जो इंक्रीज दिया एज पर एक्ट हो सकता है वो नहीं होगा। और उसका हम सभी निजी स्कूलों ने बाकायदा एक स्वागत किया और उस फीस जो बढ़ी हुई फीस थी उसको ऑलरेडी हम लोग रिड्यूस कर चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर फीस आप मतलब आपके पास कितनी फीस आ रही है अभी, जो पेरेंट्स हैं वो फीस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? ठीक है, यही सवाल जिस पर मैं चाहता हूं कि पेरेंट्स इसको ध्यान से सुने, समझे और महसूस करें। अभी जो हमारी प्रमुख सचिव हैं शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा की, उन्होंने एक आदेश पारित किया कि 3 महीनों की फीस एक साथ ना ली जाए। बहुत बढ़िया आदेश है, उसका हम लोग पुनः स्वागत करते हैं। उसमें कहा गया कि फीस मासिक आधार पर ली जाए और साथ ही उसमें यह भी कहा गया कि किसी भी अभिभावक को फीस देने के लिए बाध्य ना किया जाए लॉकडाउन की अवधि तक। इसको कहने का जो मकसद जो एक आम आदमी समझ सकता है वो ये है कि उसको फीस देनी है, लेकिन अगर उसकी कोई परेशानी है तो वो विद्यालय से संपर्क करे, अपनी कंप्लेंट लिखाए या अपना एक बताए कि दिस इज द रीजन कि हम फीस अपनी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन वो तबका जो सरकारी कर्मचारी है, जो पुलिस विभाग में है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल का स्टाफ है और वो बिजनेस जो लॉकडाउन में अफेक्टेड नहीं हुआ, मैं किसी बिजनेस का नाम नहीं लूंगा, हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन में किनके बिजनेस चलते रहे हैं, उनको फीस देने में आखिर क्या दिक्कत आ रही है? आज बामुश्किल स्कूलों को 8 से 10% या किसी स्कूल में ये परसेंटेज 12 या 13% टोटल फी के कलेक्शन का पहुंचा होगा। ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं आपकी बात यहाँ पे काटूंगा।
अभी परसों के एक निजी अखबार में निकला है कि 70% उनको फीस मिल चुकी है, उसके बावजूद वो सैलरी नहीं दे रहे हैं कि 30% जब पूरा आ जाएगा ऐसा एक भी स्कूल मेरे हिसाब से लखनऊ शहर का नहीं हो सकता हम है। कहते रहेंगे। आप कोई पेपर साबित कर सकते हैं, आप पेपर दिखा दीजिए, मैं उसको एग्री कर दिखा दूंगा आपको। 70% मैंने भी न्यूज पे बकायदा पढ़े हैं, उसमें जो परसेंटेज लिखा हुआ था, लखनऊ का वो एक प्रतिष्ठित संस्थान है, उसमें 22.3% उन्होंने खुद निकला हुआ है। आप 70% का दिखाइए। और उसके बाद और दूसरी बात है, क्या आपके पास ये प्रूफ है कि उस विद्यालय ने अपने टीचर्स को सैलरी नहीं दी है? प्रूफ है मेरे पास। चलिए, अगर है तो फिर उसको प्रूफ सामने। और मैं ये भी दिखा दूंगा कि जो 3-3 महीने की फीस मांगी जा रही है, फोन करके बकायदा धमकाया गया कि आपको फीस जमा कर दे वरना आपको बच्चों का नाम काट दिया जाएगा। आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसके अध्यक्ष हैं तो आपको जवाब देना होगा कि स्कूल में किस बारे में कैसे कहा गया। मैं आपके बात को बिल्कुल जवाब देता हूँ। आपने कहा कि 3 महीने की फीस एक साथ नहीं, और मैंने खुद उसको पहले ही बोला कि 3 महीने की फीस एक साथ नहीं, लेकिन यदि कोई पेरेंट अपनी स्वेच्छा से जमा कर रहा है, स्वेच्छा से एक मिनट नहीं धमकाया गया उसको कि आपका बच्चे नाम काट दिया जाएगा। ऐसा जो विद्यालय कर रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट फी रेगुलेशन कमेटी बनी हुई है, शिक्षा विभाग है, जिला विद्यालय निरीक्षक हैं और उप मुख्यमंत्री जी भी मौजूद हैं। शिक्षा विभाग को बकायदा लिखित कंप्लेन करे या डिस्ट्रिक्ट फी रेगुलेशन कमेटी को बात का विषय नहीं क्यों अभी अगर कहीं कोई तथ्य सामने आता है सामने और भी आपके प्राइवेट स्कूलों ने 20% फीस बढ़ाई है, मेरी बात आप डिनाई कर सकते हैं। 20% एक्ट का पूरा पालन नहीं किया गया, 20% फीस बढ़ाई है। मैं प्रूफ आपको देता हूं, पिछले साल को इस साल 20% फीस बढ़ी है। देखिए, मैंने आपसे कहा तो कोई नहीं होता कि 5% फीस कम कर देंगे। इस जो ये एक्ट बना हुआ है, इसके लिए मैं सिंपल सा अरे एक्ट तो सर 2008 में पास हुआ था, उसका तो 2018 में सर 2008 का भी एक्ट है, वो राइट टू एजुकेशन का एक्ट है, बकायदा है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन 2011 में हुआ था। खत्म करते हैं। मुझे लगता है जो बेसिक परेशानी है कि जो लोग जो इस वक्त महामारी से जूझ रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं आ रहा है, तो पहले मुझे आप बताइए कि क्या क्या परेशानी हो रही है फीस देने में। आप एक उसके अध्यक्ष है तो आपको पता होगा कि क्या क्या परेशानी हो रही है। लोग अपने निजी स्कूल चला रहे हैं, ऐसे स्कूल हैं जिनकी 20-20, 25-25 ब्रांचेज हैं, तो उसमें अगर हम कहना चाहें तो उसमें करीब 50 से 60 हज़ार के आसपास बच्चे पढ़ते हैं। एक निजी स्कूल, इसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, और उसमें अगर एक बच्चे की फीस एवरेज मानेंगे तो 5,000 रुपये की फीस एवरेज आती है। और अगर एक टीचर की बात करते हैं तो एक टीचर मिनिमम से मिनिमम 30 बच्चों पे एक टीचर ये लोग रखते हैं, उससे ऊपर नहीं रखते कि उससे कम में कि 20 बच्चों पे ऐसा नहीं होता, 30 बच्चों से कम एक टीचर नहीं रखते हैं। अगर इसको आप 50,000 बच्चों से कैलकुलेट करेंगे 5,000 फीस का, क्योंकि किसी की फीस 3,000 है, किसी की 10,000 है, तो 25 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता है उस स्कूल को। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ना ये नाम ले पाएंगे, क्योंकि उससे ये भी डरते हैं, हम भी डरते हैं कि ऐसे मेरा बच्चा का स्कूल जाएगा तो क्या जवाब देना पड़ेगा मेरे को, मैं भी नाम नहीं लूंगा उनका। और 25 करोड़ रुपये फीस आती है। 50,000 बच्चों पे अगर 30 बच्चे के हिसाब से 1666 टीचर बनते हैं। अगर 50,000 फीस भी मान लेते हैं तो 7 करोड़ के आसपास, 8 करोड़ के आसपास रेवेन्यू बनता है, 17 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा आ रहे हैं। उससे अगर आप 3rd क्लास एम्प्लॉय, 4th क्लास एम्प्लॉय का भी पैसे निकाल देते हैं तो आपके पास 15 करोड़ रुपए की पूरी बचत आ रही है। स्कूल कोई धंधा नहीं है, ये प्रॉफिट लॉस का धंधा नहीं, ये एक ट्रस्ट है, इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाया जाता है। उसके बावजूद ये लोग फीस कम नहीं कर रहे हैं, इनको फीस कम करनी चाहिए। ठीक है, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं आपकी जो कैलकुलेशंस है उसका बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपका, बहुत अच्छा डेटा है। आपको कुछ इनपुट्स तो मैं दे दूं, क्योंकि व्यक्तिगत आपने बोला आरोप प्रत्यारोप या किसी को टारगेट नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक आपने कही बात डरने की, तो डरता कोई किसी से नहीं, मैं डरता हूं, मेरा बच्चा तो जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? आप ऐसे बाबक डरिए, वो आपकी स्वेच्छा है। डरता ही है, हम अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो हमें डर नहीं है। एक व्यक्ति सम्मान के रूप में कभी कभी बातों को कहता नहीं, और ये व्यक्ति को समझना चाहिए। अब होता क्या है, देखिए मैं फिर से यही बात पर मैं आ रहा था। 2-4-10% लोगों ने, जिन्होंने शिक्षा को व्यवसाय बनाया, मैं आप ही की बात पे आ रहा था, आप थोड़े उतावले ज्यादा हो रहे हैं, मैं आप ही की बात पे आ रहा था। 2-4-5% दर्द पर ही आ रहा हूँ। 2-4-5% लोग जो उसको इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स हैं, 80-90% स्कूल है जिनको हम लोग बजट स्कूल्स बोलते हैं, जो एवरेज फीस पे लेते हैं। आपने बड़ा एनालिसिस करके आंकड़े दे दिए। आप एक छोटे स्कूल की, जिसकी मासिक फीस 500 रुपए है,
साल की 6,000 है, उसकी कैलकुलेशन करके उसके आंकड़े सामने रखिए, तो मैं आपका बढ़ी हुई फीस के आंकड़ों का जवाब बेहतर दे दूंगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मैंने 25 प्राइवेट चला रहे क्या हैं, कहा, 50,000 बच्चों में पढ़ रहा है आपका। आपने एक व्यक्ति के लिए बात करी, मैं पूरे 50,000 बच्चा पढ़ता है तो उसमें लखनऊ में 50,000 बच्चा पढ़ता है आपने उसमें। केवल एक व्यक्ति, एक फिर ऐसे संस्था की बात एक- करी। एक मेरी स्कूल बात है, सुनिए, कई स्कूल है मेरी ऐसे। बात सुनिए, आपने केवल एक संस्था की बात करी, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की बात करी। अरे सर, मैं उसी के ऐसे अलावा बोल हो दीजिए सर, कुछ मैं तो बोल 80 दीजिए से आप। 90%, 80 से 90% लोगों की बात को लेके चल रहा हूं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, ऐसे स्कूल भी हैं जो 500 रुपए महीने की फीस लेते हैं, ऐसे स्कूल हैं जो 1,000 रुपए की सर, फीस ऐसा- लेते हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैंने आपकी बात में बीच में कुछ नहीं बोला। ऐसे स्कूल भी हैं जो 2,000 रुपए फीस लेते हैं। आप कैलकुलेट करिए, एवरेज में अगर आप लखनऊ की बात करेंगे खाली, तो केवल 5 से 7% स्कूल ऐसा होगा जिसकी 50,000 रुपए साल से ज्यादा की फीस होगी। 50 से 60,000 रुपए साल की फीस मैं बोल रहा हूं, जी। साल की। 90% स्कूल इसके नीचे लेते हैं, जहां पर फीस 15,000 से शुरू होकर 50,000 पर खत्म हो जाती सर, वो है। देते हम भी लोग कम है। उनकी बात देखिए, मैंने कहा ना, आप दूसरा आंकड़ा मुझे इनकी अच्छा कैलकुलेशन ठीक पर है, आ अभी जाइए। आंकड़ों से हटते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके पास कोई किसी पेरेंट्स का फोन आया कि फीस के लिए, तो देखिए, क्या मैं बहुत ही विनम्र आग्रह के साथ अपनी ये बात कहना चाहूंगा। देखिए, पैंडेमिक स्थिति है, अनडाउटेडली जो पेरेंट्स परेशान हैं, जिनका व्यवसाय अच्छे से नहीं चल पाया है, जिनके साथ सचमुच में दिक्कत है, मैं इस वर्ड को इसलिए जोर दे रहा हूं, एक्चुअली जिसको हम लोग कहते हैं एक्चुअली नीडी, और अभी मैं इसको जस्टिफाई करूंगा अपनी 2-3 बातों से, और सुन के शायद अफसोस होगा राहुल जी को यहाँ बैठे हुए कि वो किसकी पैरवी कर रहे हैं। जो एक्चुअली नीडी है वो अपनी स्कूल को लिखित शिकायत दे, या लिखित शिकायत भी नहीं बोलेंगे, लिखित आवेदन दे, अपना रिक्वेस्ट लेटर जिसको बोलते हैं वो दे कि इस वजह से हम फीस दे पाने में सक्षम नहीं है। 3 महीने की तो कोई मांग ही नहीं रहा। जो स्कूल मांग रहा है, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, वो बिल्कुल गलत कर रहा है। उसके खिलाफ आप जिला विद्यालय निरीक्षक को या जिलाधिकारी को कंप्लेंट करिए। एसोसिएशन ऐसे स्कूल का बिल्कुल साथ नहीं देगी। एक मिनट, आपको मैंने कहा ना, सब लोग हमारी जिस विद्यालय की बात कर रहे हैं, मैं टिप्पणी मैंने कहा ना, व्यक्तिगत में जाने नहीं चाहता, नहीं पता, ये बताइए। मुझे किसी का नाम नहीं आपको नहीं पता, पता। आप पता होगा भी नहीं कभी। सुनिए, नहीं सब पता नहीं पता रहती होगा है आपको। चीजें। तो आप आपने शायद शायद नहीं शासनादेश को सही ढंग से पढ़ा नहीं मैंने है। सब पढ़ा है सर। आप क्या लिखा हुआ है शासनादेश में, आप क्या बताइए, लिखा हुआ? आप- नहीं, आप पूछिए, मैं जवाब देता हूँ आपको। आपने पढ़ा है शासनादेश किसके सिग्नेचर से जारी हुआ, किसके सिग्नेचर से जारी हुआ, आपने पढ़ा? सिग्नेचर बताइए। मुख्यमंत्री जी ने, जैसे उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 5% नहीं, बढ़ी उप फीस नहीं, ये मुख्यमंत्री जी का वर्जन है, मुख्यमंत्री ने कहा उप मुख्यमंत्री जी का वर्जन है। उप मुख्यमंत्री से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं बच रहे हैं। आप मुझे बताइए, शासनादेश किसके सिग्नेचर से जारी हुआ और उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करवा रहा है? देखिए, मैं आप बता रहा इस हूँ, बात मैं से बता बच रहा नहीं हूँ, सकते, मैं बता रहा हूँ, आप मैं बता बता रहा हूँ सकते। आपको। शासनादेश हमारी प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला जी हैं, उनके आदेश से जारी हुआ। जिलाधिकारी महोदय ने उस पर अपना एक फर्दर लेटर हुआ और उसमें साफ साफ मेंशन हुआ कि 3 महीने की फीस न लेते हुए मासिक आधार पर फीस दे दे अभिभावक। लेकिन किसी को बात, आज स्थिति यह है कि मासिक फीस भी पेरेंट्स नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शायद अपने मन में कहीं ये बैठा रखा है कि आगे चल के ये फीस माफ हो जाएगी। जैसा कि आप भी यही कह रहे हैं कि स्कूल फीस माफ कर दो। मैंने एक बार भी नहीं बोला नहीं माफ कीजिए, मैंने एक बार भी नहीं बोला, मैंने एक बार मैंने चलिए मैं करे। आप अब आप कह रहे हैं कम करी जाए। अब मैंने कहा ना, आपने बड़े इंस्टीट्यूशन की बात करके एक पैरामीटर दे दिया, मैं छोटे इंस्टीट्यूशन के कुछ खर्चे आपको गिना देता हूं। सुनिए, बड़े स्कूल का सुनिए, ऐसे भी छोटे स्कूल हैं जिन्होंने फीस माफ कर दी, लखनऊ के ही है वो स्कूल। ऐसा नहीं है, आप ऐसा उससे है, डिजाइन कर अभी सकते मैं हैं। व्यक्तिगत नहीं जाऊंगा। जिस स्कूल ने लखनऊ के अपनी माफ करी है ना फीस, उनके विद्यालय के में छात्रों की संख्या कितनी है? वो कुछ विद्यालय कब से? सुनिए भाई साहब, राहुल जी कभी हम लोगों ने एक शब्द सुना, मेरी बात सुन लीजिए पहले, आपकी बात पूरी सुनूंगा। जिसमें 50 पड़ता है, आपकी उसकी बात नहीं मानेंगे, जिसमें 100 बच्चा पढ़ता है उसकी बात मानेंगे। मैं आपकी आप बात नहीं क्यों आ पूरा रहे हैं? सम्मान दूंगा। देखिए, मैंने कहा कभी कभी पब्लिसिटी के लिए हम लोग मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाते हैं। ये तो आपके ठीक लिए है, होता है। हाँ बिल्कुल होता है। निजी विद्यालयों को अभी आप ही ने शिक्षा माफिया बोला, हम बिल्कुल। लोग तो इसी चीज से जो ये मैंने शिक्षा नहीं बोला, देने- ये शिक्षा माफिया शब्द दिनेश शर्मा जी का दिया हुआ है सब, ये आप ध्यान रखिएगा। आप इसलिए मेरी आगे बात को उप मेरी बात मत मुख्यमंत्री जी काटिएगा। के लिए एक चैनल पर बोल रहे हैं, और मैं चाहूंगा चैनल उप मुख्यमंत्री जी का इस पर बिल्कुल। वर्जन ले कि क्या वो हम लोगों को, निजी विद्यालयों को शिक्षा माफिया का टाइटल दे रहे हैं। शिक्षा और माफिया अगर वो उन्होंने दे रहे बोला है, हैं, उन्होंने- भाई राहुल जी ने कहा है अभी मैं अपील करूंगा चैनल से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर वर्जन ले और क्लियरिटी लाएं। आज दुख इसी बात का है,
उप मुख्यमंत्री जी जो बहुत ही सम्माननीय है, स्वयं में एक शिक्षक हैं, उन्होंने इस बात को कहा उत्तर प्रदेश में 80 से 90% निजी स्कूल हैं। आज उत्तर प्रदेश की शिक्षा जो टिकी हुई है, शिक्षा व्यवस्था, वो इन्हीं निजी विद्यालयों पर टिकी हुई है। इस चीज को आप बिल्कुल भी डिनाई नहीं। मेरी बात सुन लीजिए राहुल जी, आपने नहीं आप कह रहे हैं अच्छा योगदान है, अभी तो आपने थोड़ी देर पहले, अभी आपने थोड़ी देर पहले शिक्षा योगदान अच्छा है, कोई योगदान नहीं, हम तो आपकी जेब काट लेंगे आप। नहीं, हमारा कोई योगदान नहीं। अब मैं आपके जेब काटने की बात का जवाब देता हूँ, आपके शब्दों से आप ही को पूछाऊंगा मैं। आपने बोला जेब काटने की बात, बिल्कुल बोला। एक जो आपको मालूम है जो फी रेगुलेशन एक्ट बना, ये क्यों बनाया गया है? अब पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। आपने सभी को इसी से पहले मेरी एक बात का जवाब दीजिए। फी रेगुलेशन एक्ट क्यों बनाया गया, मैं आपको बताता हूँ क्यों बनाया गया। शुरुआत में जब बच्चा एक स्कूल में एडमिशन ले तो एक पेरेंट विद्यालय में देख के प्रवेश कराता है कि यहाँ पर फीस हमारी साल की 50,000 रुपए महीना है जी, सॉरी साल की है, हाँ ठीक है, माफी करेक्शन, 50,000 रुपए साल की है। अब एक्ट बन गया कि 8 से 9 या 10% के आसपास एवरेज, यही पिछले 3 साल से आ रहा है, कभी 9.28 आया है, कभी 9.23। अरे भाई साहब अगर बढ़ी है तो मैंने बोला ना, मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फी रेगुलेशन कमेटी है माननीय जिलाधिकारी जी की, आप बकायदा लिखित कंप्लेंट करिए, स्कूल की बकायदा जांच होगी। इतना क्या होता है सबको पता है क्या होता है भाई साहब। अब आपको जब सब चीजें आप ही को पता है तो फिर तो इस बात का कोई फायदा ही नहीं है। दिनेश शर्मा जी ये बोलते हुए आए थे शिक्षा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये बात उन्होंने पहले उप मुख्यमंत्री बनने से पहले भी कही थी और बाद में भी कही थी। भाई साहब उन्होंने जो परीक्षाएं होती है ना, उसमें जो लोग गलत तरीके से सेंटर्स बनवाते हैं, गलत तरीके की चीजें करते हैं, ये कौन लोग होते हैं? ये आप जानिए। नहीं आप बताइए, ये आप जानिए। सर अध्यक्ष आप बताइए। यहाँ मैं यही कह रहा हूँ, वो जिन विद्यालयों की बात ना वो आप उनसे पूछिए ना, वो बताएंगे। हम तो बात कह रहे हैं आपके मेरी बताएंगे नहीं बिल्कुल मैंने आपसे बोला, मैं अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिसके हमारे मेंबर स्कूल है, मैं उनकी बात कर सकता हूँ। पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, लेकिन वो माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश की जिम्मेदारी वो लेंगे। जितने हमारे मेंबर स्कूल है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब बात आ जाती है, अगर एज ए होल भी बात करूँ, आपने कहा तो जो फी रेगुलेशन बिल बना उसका यही था कि एक फीस तय हो गई, हर साल इंक्रीज होगा, यानी इस साल 50,000 है तो अगले साल अगर 10% भी बढ़ा ले तो 55 होगी, 55 से बढ़ के वो 60 जाएगी, 60 से एक लगभग इंटरेस्ट, अगर आप उसमें एक तरह से कंपाउंडिंग को समझे तो वो, ना कि इस साल 50,000 है अगले साल 75 हो जाए, फिर 1 लाख हो जाए तो पेरेंट को एक बोझा बन जाए। पूरी बात हो जाने दीजिए। इसी को रोकने के लिए हमारे उप मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा एक रेगुलेशन लेके आए, इससे कुछ छवि सुधरी विद्यालयों की। मैं खुद क्या मानते पहले गड़बड़ छवि थी। अरे मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, आप बोले उससे पहले मैं खुद बोल रहा हूँ। 2018 के पहले ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति या इस पर बहुत ज्यादा होता था, इस स्कूल ने 30% फीस बढ़ा दी। आज कोई स्कूल कम से कम जो अपनी और उसमें है कि बिगनर्स क्लास में। और एक और चीज आपको बता दो, आपको पता नहीं एक्ट आपने ध्यान से पढ़ा या नहीं पढ़ा है, उसमें ये भी लिखा हुआ है, और मैं अच्छी चीज बता रहा हूँ, एसोसिएशन ने कितना अच्छा निर्णय लिया। उस एक्ट में लिखा हुआ है कि आप प्रवेश लेने वाले बच्चे से जो भी शुल्क चाहें वो निर्धारित कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास में हो। सुनिएगा इसको ध्यान से राहुल जी, बिगनर्स क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ नर्सरी वगैरह होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्लास 1, 2, 3 से लेके 9 वगैरह जिस भी क्लास में बच्चा, यानी एक स्कूल में 2 तरह की फीस एक्ट परमिट कर रहा है। उसमें आप नए बच्चा जो प्रवेश ले रहा है उससे आप अलग फीस, अगर पुराने बच्चे की साल की 40,000 है तो नए बच्चे से आप 50,000 भी ले सकते हैं, 60,000 भी ले सकते हैं। और अब जब पेरेंट एडमिशन करा रहा है अगले साल उसका इंक्रीज फिक्स हो जाएगा, परसेंटेज वही बढ़ेगा। लेकिन एसोसिएशन के, और मैं इसको चैनल पे बोल रहा हूँ, एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने आम सहमति से ये निर्णय लिया कि हम लोग अपने विद्यालयों में सिर्फ जो एंट्री लेवल है, हमारा एंट्री लेवल मतलब चाहे वो नर्सरी हो, चाहे किसी में क्लास 1 हो, चाहे किसी में क्लास 5, 6 जो भी हो, एंट्री लेवल पर जो फीस होगी वो अपनी हम एक स्वेच्छा से रखेंगे, क्योंकि हर विद्यालय का अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। लेकिन बाकी कक्षाओं में जो प्रवेश लेंगे बच्चे, उनसे हम वही फीस लेंगे जो हमारे बच्चे प्रमोट होके पुराने बच्चे उस क्लास में आए हैं। ये हकीकत है। अब इसको भी गलत समझा रहा है, मैंने कहा ना, सब चीजों को मान के ही हम बैठे हुए गलत हो रहा है। और रही बात, मैं संवेदनाओं की बात कर रहा था, मैं वापस अपने सवाल से खुद ही आ जा रहा हूँ। जो अभिभावक फीस नहीं दे पा रहे हैं,
वो जेन्युइनली एक्सेप्ट करके अपनी चीजें दें। लेकिन जो दे सकते हैं वो हर स्कूल में कम से कम 40 से 50% पेरेंट ऐसे हैं जो फीस दे सकते हैं। यदि वो अपने घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अपने बाकी खर्चे पूरे कर सकते हैं। इस समय खर्चे हो नहीं रहे क्योंकि होटल्स भी बंद मैं हैं। आपको रोकूंगी, जैसा आप कह रहे हैं कि स्कूल बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं तो कुछ छोटे स्कूल भी हैं। जी। ऐसे ही जो छोटे तबके के लोग हैं वो छोटे स्कूल में ही एडमिशन कराते हैं, जी। तो वहाँ तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बिल्कुल, जिसकी मैं यहाँ आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जो थोड़े से लो बजट स्कूल जिनको हम बोलते हैं, क्योंकि देखिए स्कूल कोई छोटा बड़ा नहीं होता। एक लो बजट स्कूल से उसको एक डेकोरेटिव वर्ड दिया जाता है थोड़ा सा, वहां पर पढ़ने वाले बच्चे, आपकी बिल्कुल सही बात है कि वो उसमें कई ऐसे होंगे जो रिक्शा चलाने वाले होंगे, कई ऐसे होंगे जो रेडी खोमचा लगाने वाले, हमारे विद्यालय में भी पढ़ते हैं इस तरह के बच्चे, ठीक, तो उनके साथ संवेदनाएं हैं। लेकिन बात यही आती है क्या सारे वही बच्चे हैं? और अगर कुछ परसेंटेज बाकी बच्चों का है तो उनके पेरेंट्स फीस क्यों नहीं दे रहे हैं? मैंने आपसे कहा सबने एक धारणा बना ली है कि फीस माफ हो जानी चाहिए। आए दिन अभिभावक यही मांग उठा रहा है। अब हुआ कि स्कूल के पास इतना पैसा है तो अपने पास से तनख्वाह क्यों नहीं दे सकता? स्कूल ने अपने पास से, मैं आंकड़ों की अगर बात करूं तो विद्यालयों में जो लास्ट फीस आई थी वो जनवरी में, जब क्वार्टरली फीस लिया करते थे। क्वार्टर फीस का कॉन्सेप्ट होता है पहला इंस्टॉलमेंट अप्रैल में लिया, दूसरा इंस्टॉलमेंट। मेरे मुद्दे से भटक चुके हैं। मैं ये कह रही हूँ कि जो छोटे तबके के लोग हैं जो छोटे स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, वहाँ की फीस का क्या होगा? वहाँ के जो है बच्चे वो फीस कहाँ से लाएंगे? वहाँ के टीचर्स की जो तनख्वाह है वो कहाँ से आएगी? देखिए आपने अपने ही सवाल में जवाब ढूंढ लिया। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि उनके टीचर्स की तनख्वाह कहाँ से आएगी? यदि उनको फीस नहीं मिलेगी तो वो तनख्वाह कहाँ से लेके आएंगे? क्योंकि वो छोटे तबके के स्कूल हैं, उनके जो आय का स्रोत है वो फीस है। फीस ही जब नहीं आएगी तो सैलरी नहीं हो पाएगी। उनके पास तो फंड्स नहीं है उस तरह के, और जो फंड्स थोड़े बहुत हो सकते हैं वो भी नहीं उनको मिल पा रहे हैं। तो दिक्कत तो वही है, इसीलिए तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं। फीस कहाँ से जमा करें? उसके खाने के पैसे, जो भाई साहब खाने के पैसे नहीं है वो कहाँ से पैसा देगा? एक बात बताइए, आप कितने परसेंट आप ये बताएंगे? अब मेरा सवाल सुनिए, जब छोटे स्कूल के जो अभिभावक हैं जिनमें बच्चे पढ़ा रहे हैं वो फीस नहीं जमा कर पाए, आपको लगता है कि बड़े तबके में क्या सबके पास पैसा है? जितने व्यापारी के उनका पूरा पैसा आ रहा है, आपको लगता है कि वो देने में सक्षम है? भाई साहब आपको लगता है आपने कभी सवाल किया कि स्कूलों के पास सरप्लस फंड होता है? बिल्कुल फंड होता है, एक के बाद एक बिल्डिंग बनती चली जा रही है। आज जो बड़े, मेरी बात सुनिए ना, आप पहले हमारे पास सवाल लीजिए। आप कंप्यूटर फीस ले रहे हैं, आप लाइब्रेरी फीस ले रहे हैं, नहीं आप आपने ये फीस नहीं ले रहे, आपकी जानकारी सर मैं आपको गलत है। प्रूफ दे दूंगा, मेरा बच्चा पढ़ता है उसके में लिख के आया है, जितनी फीस ले दो उतनी पहले डिमांड की, उतनी फीस आगे डिमांड करिए, दीजिए, मैं आपको प्रूफ दे दूंगा। मैं बिना प्रूफ कोई बात नहीं करता हूं, मैं कह रहा हूं ना, अरे मैं आपको बिल्कुल सर मैं भी आपसे बोल रहा 3 महीने फीस मांगी गई है, कहा गया नाम काट दूंगा, मैं अपनी बात करता हूं। आपने दो फंड बार-बार आप बोल रहे, बिल्डिंग फंड और लाइब्रेरी, दो बात आप बार-बार बोल रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं फी रेगुलेशन बिल जब से बना है तब से केवल एक मद है, और मैं आपको नोट करा रहा हूं, इसको बोलते हैं एनुअल कंपोजिट फी, या उसको 12 एनुअल पूरे साल की और 12 से डिवाइड कर दिया तो मंथली कंपोजिट फी और एग्जाम फी। इसके अलावा कोई मद नहीं लिया जा सकता। मैं चैनल पर बोल रहा हूं, एडमिशन फीस एडमिशन के समय केवल ली जाती है। बाकी अगर स्विमिंग किसी क्या है वो ऐच्छिक होती है, स्विमिंग लेगा बच्चा तो फीस देगा, ट्रांसपोर्टेशन लेगा तो फीस देगा। ट्रांसपोर्टेशन फीस ली गई है। अरे मैं मेरी बात सुनिए भाई साहब, नहीं बिना 3 महीने की फीस ट्रांसपोर्टेशन की माफ कर दी गई, और जो स्कूल ले रहा है आप क्या जिनकी जमा हो गई वो वापस करेंगे? कहाँ की? जो स्कूल जमा कर चुके हैं प्राइवेट स्कूल वापस करेंगे? वो कौन से स्कूल में फीस अभी जमा हो गई होगी? क्या बात करते हैं? सत्र शुरू होने के पहले तो मार्च में जमा, वो क्या आप उनकी तरह आप सोच रहे हैं क्यों माफ करेंगे? वो एडजस्ट अपनी फीस करेंगे, आप ये बात करेंगे क्यों करेंगे? देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, नहीं आप मेरी आप बात तो एडमिट सुन करिए, आप लीजिए भाई करेंगे। साहब, मेरी बात सुन लीजिए। ये जो फी रिडक्शन का ऑर्डर आया ये अप्रैल में करीब 22 तारीख के आसपास आया, जो सरकार ने निर्णय लिया कि फीस हम पिछले सत्र की जो स्ट्रक्चर था उसके बेसिस पे 22 अप्रैल के पहले कुछ पेरेंट्स ने फीस स्कूलों में जमा करी, ठीक है, कुछ स्कूलों में जमा करी, और वहां से सबको ये मैसेज गया कि आपका जो ये एक्सेस अमाउंट है ये आगे के फीस में एडजस्ट होगा। अब ऐसा स्कूल में नहीं आया है तो आप उसके लिए बकायदा एक लिखे। सर पहले हम लोग पूरी एक गरीब आदमी को शिकायत किसकी शिकायत कहाँ करनी, क्या क्या नियम, मैं आपको बता तो रहा हूँ, कोई वापस नहीं कर रहा है, फीस मांग रहे, नाम काटने की बात कर रहे हैं। और देखिए मेरे बच्चे की मैंने अपने एडमिशन कराया, मैंने अपने भतीजे का,
आपने ड्रेस किया कि आप फला दुकान से देखिए ड्रेस आप लेंगे। पहले तो नहीं, ये पहले पूरा बताइए, सुनिए। मुझे एक बात बताइए राहुल जी। नहीं, पहले आप मेरे सवाल सुनते हैं, नहीं नहीं, पहले हम सुन रहे आप सुनी तो नहीं हैं। आप रहे। व्यक्तिगत अपने भतीजे की बात या बिल्कुल अपने मैं करूंगा, अपने बेटे क्योंकि की मैं बात बेवकूफ करते- नहीं हूं मैं। नहीं आप मैं इनके बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, आपके बच्चे की बात कर रहा हूं। मैं तो आपके बच्चे की बात कर रहा हूं। राष्ट्रीय अभिभावक संघ आप को घनाट हो रिप्रेजेंट सकते कर हैं, हर लोग घनाट नहीं होते। आप राष्ट्रीय अभिभावक संघ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहे जो हैं? उसमें इंडिविजुअल नहीं आता है। नहीं, आप क्यों नहीं व्यक्ति की आता? बात आप जब मेरे पास अपने- मेरा प्रूफ, मैं प्रूफ अपना दे सकता हूँ, मैं प्रूफ अपना दे सकता हूँ आप आपको, केवल लेकिन एक- जब मैं अपना प्रूफ दे रहा हूँ तो बाकी क्या आप कहूँ मैं? केवल एक की बात कर रहे हैं, आप एज ए होल बात करिए ना मैं सारे होल बात कर रहा हूँ, parents की। मैं प्रूफ है मेरे पास। अरे आप एक ने 10 ऐसे- शिकायतें हैं मेरे पास। अरे मैं बोल आप तो नहीं रहा कह हूँ, सकते इस मैं बात को। आपकी बात को पूरा आप पहले सम्मान मेरी- दे रहा आप हूँ पहले राहुल मुझे जी। सुनिए, आप मेरी पूरी बात सुनिए हाँ, पहले। बताइए मेरे बच्चे का मैंने एडमिशन कराया, जी 2 साल से पढ़ रहा है। जी। स्कूल के स्टार्टिंग में आपने फिर अपने बच्चे की बात बोली है? पहले मेरी बात सुनिए, नहीं, रिप्रेजेंट पहले करके मैं- साथ ही नहीं, साथ नहीं, कोई parents क्या मेरा मैं बच्चा आपसे जाओ पूरा तो सम्मान मुझसे करते नहीं आएगा हुए क्या वो? भाई साहब मैं नहीं, आपसे- मैं अपनी आप बीती यहाँ रहा हूँ आपको। व्यक्तिगत बात नहीं हो रही जब है। मैं जानकार होने के बावजूद मुझे करना पड़ा तो बाकियों की बात मैं क्या करूँ? बच्चे का एडमिशन में कराया, स्टार्टिंग में ड्रेस खरीदी, आज मैं फला दुकान से ड्रेस मिलेगी, मैंने उसी दुकान से जाकर ड्रेस खरीदी। आप लोगों का कमीशन होता है उसमें, साफ बात इससे आप मुकर नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं मुकर नहीं सकते कि स्कूल का ठीक। कमीशन ड्रेस में ठीक है, होता अभी है। यहाँ ठीक पे है, बात इस चीज की नहीं हो रही, जिस चीज की बात हो रही वही बात कर नहीं नहीं, आप पहले मेरा बजट था कि मैं 50,000 रुपए फीस दे सकता हूँ 1 साल की, मैंने उसका एडमिशन करा दिया। उसके बाद साल की 6 महीने बाद आपने ड्रेस चेंज कर दी, किस ब्याह पे चेंज कर दिया आपने? वैसा- या तो एडमिशन के टाइम पे आप ड्रेस चेंज करते हैं। वैसा मैं फिर बोलूंगा, जो नया फी रेगुलेशन बिल बना हुआ है उसमें ये क्लियरली मेंशन है, 5 अरे सर, साल ये- के पहले, मेरी बात सुन लीजिए भाई साहब, 5 साल के पहले कोई स्कूल अपनी यूनिफॉर्म नहीं चेंज कर सकता। अब अगर वो बाई चांस, मैं अब आपने चूंकि अपने बच्चे की बात बोली है तो मैं ये कह सकता हूँ, शायद आपके बच्चे ने प्रवेश लिया और 5 साल स्कूल को हो चुके हो, स्कूल तो 20 साल अपनी यूनिफॉर्म नहीं बदलते। आप क्या बात कर रहे हो, किसकी अरे बात कैसे कर रहे बात करते हैं? हैं? हर साल कौन सा कोट का- स्कूल है? हर साल कोट का वो बदल देते हैं, हर साल सा टाइप स्कूल बदल देते हैं, है? हर साल वो बदल देते हैं, बैच बदल देते हैं, अपनी अरे भाई लोगो चेंज कर रहे हैं साहब, उसमें। आज मैं 20 नाम गिना दूंगा स्कूलों के जिनके सर, नाम तो 20 मैं भी गिना साल दूंगा, से नाम आप नहीं गिना पाए, नाम मैं गिना 20 दूंगा आपको। साल से उनकी यूनिफॉर्म एक है। सर, मैं क्या नाम बात गिना कर दूंगा रहे अच्छा हैं? ठीक है, जो हमारा मुद्दा है उस पे लौट आते हैं। जी। अब इसकी कंक्लूजन पे आते हैं। आप मतलब सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि उनको कितनी फीस माफ करनी चाहिए? जैसे कि स्कूल को केवल 40% फीस लेनी चाहिए, 60% फीस स्कूल को माफ कर देनी चाहिए, ताकि वो अपने स्टाफ का खर्चा भी वहन कर सके और सारी सुविधाएं बच्चों को दे भी सके। मतलब आपका कहना है कि फीस लेनी चाहिए, लेनी चाहिए मगर कम लेनी चाहिए। चलिए ठीक है, आप 20% से 40% पे पहुंच गए। मैं 20% पहले नहीं बोला था, मैंने 40 ही बोला था। आपने पहले बोला है कि आप चलिए, अगर बोला तो संशोधन करता हूँ, मैं 40% पे चलिए, बहुत अच्छी बात है। थोड़ी देर और रही है राहुल जी, 40 से 60 नहीं पर आ जाएंगे हो सकता आप और फीस माफ कर देंगे, 60 ये से हो सकता और है। 60 से 80 पर आ जाएंगे। जब मैंने कहा ना बाकी खर्चे मैं गिनाना शुरू करूंगा। सर, अब बाकी मैं खर्चे आपको व्यापारी सुनिए, के भी होते हैं, ऐसा सुनिए नहीं है, सुनिए, जो आम आदमी के एक भी होते आंकड़ा हैं। राहुल जी आपने दिया था, मैं दूसरे आंकड़े पर आता हूँ। आपने सैलरी कंपोनेंट जोड़ा, ग्रुप डी का स्टाफ जोड़ा, ठीक, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स जिनके 3 महीने की फीस नहीं आनी है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, उनके खर्चे। और आपको बता दूं, गाड़ी नहीं चल रही तो केवल सीएनजी का खर्चा बच रहा है। खड़ी गाड़ी की मेंटेनेंस ज्यादा होती है। अगर आपके घर पे कोई गाड़ी खड़ी होगी तो आप जब उसको 2 महीने 3 महीने बाद, पूरी बात हो जाने अरे मैंने बोला ही नहीं कुछ। हाँ, नहीं आपका आप- एक्सप्रेशन दिखाई दिया expression से मुझे। आप बोलने पे नहीं कर ठीक सकते हैं है, उसको। आपकी गाड़ी जो खड़ी होती है वो पैसा ज्यादा लेती है, उसका क्या इंश्योरेंस नहीं जा रहा, क्या रोड टैक्स नहीं जा रहा, क्या परमिट नहीं जा रहा, ठीक, क्या ड्राइवर को निकाल दिया गया, क्या कंडक्टर को निकाल दिया गया, ये सारे खर्चे जोड़ लीजिए तो 70%। और आपको बात मैं फिर बोलूंगा, आप कहोगे फिर गलत है, हर विद्यालय जो ट्रांसपोर्ट देता है वो एक फैसिलिटी के रूप में, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, बोला आपने, फिर से उसको थोड़ा फिर से बोल, 70% मतलब 70% खर्चों में निकल जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में केवल 30% की बचत होती मेरा है। 30% स्कूल अगर जाता है। गाड़ी, अरे पूरी बात सुनिए सरकार, गाड़ी अगर खड़ी हुई है, चलाने की परमिशन नहीं दी गई है 3 महीने के लिए, तो 3 महीने में बचत केवल अगर रोका जाए तो सीएनजी का खर्चा नहीं हो रहा, बाकी सारे। लेकिन चूंकि सरकार ने कहा, स्कूलों ने उसको चाहे बुझे मन से माना, मैं तो कहता हूँ स्कूल को तो आप गलत साबित स्कूल करते को ही तो हैं। अपने पास दे ही कौन सा है, वो स्कूल- बच्चों से ले ही रहा है वो। हाँ, ठीक नहीं है, ले रहा आपसे है, रुकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं ले conclusion रहा है। की तरफ क्यों नहीं ले रहा है? बढ़ते हैं। मेरा एक तो बस इसे- मैं बात और कहना चाहूंगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं ले रहा है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार ने लोन का इंटरेस्ट का डिफरमेंट किया, शायद ये शब्द आपने सुना हो, हाँ, सुना। ठीक है। डिफरमेंट की डेफिनेशन होती है माफ नहीं हुआ, 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है Extend और कर 3 दिया। महीने बाद उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, तो भाई साहब, स्कूल का खर्चा बढ़ा या कम हुआ? पूरी बात। जिनके पास बिल्डिंग है, कई हैं, आपने कहा बिल्डिंग बनती जा रही, भाई बनती जा रही है तो वो लोन ले रहा होगा, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसके पास बड़े लोन होंगे। मैं शब्दों और फिगर्स में नहीं जाना चाहता। लोन एक कंपोनेंट है, पीएफ एक कंपोनेंट है, ईएसआईसी एक कंपोनेंट है,
ग्रेचुटी का पार्ट एक कंपोनेंट है। जिन बड़े स्कूलों की बात कर रहा हूं उनके कंपोनेंट गिरा रहा हूं, छोटे स्कूलों की बात मैं नहीं कर रहा। ठीक, उसके बाद ये तो केवल मोटे मोटे, फिर बिजली का खर्चा है। बिजली में फिक्स चार्जेस नहीं, गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि आपका पिछले महीने के बेसिस पे असेसमेंट करके बिल भेज देंगे। साहब जब स्कूल बंद है, अरे मेरी बात सुनिए, तो जिस समय स्कूल बंद है आप खुद समझदार है, बिजली का बिल कम आएगा या पिछले महीने का एवरेज लेना चाहिए, वो भी हुआ। खैर उस पर लोड कम करा दीजिए भाई साहब, आपके कहने से सब होता क्यों तो नहीं सरकार नहीं बैठ के चल जाती। लोग कम कराए, ऐसा नहीं है। अरे लोग तो क्या कर रहे हैं, आप लोगों पर मत जाइए। कुतर्क नहीं हो सकता, आप ही कुतर्क कर रहे हैं, बिल्कुल आप सरकारी अमले को क्वेश्चन कर रहे हैं। की तरफ एक बढ़ते मैं हैं। आपका आखिरी पॉइंट और बता दूं, अभी बिजली बिल तक ही आया हूं, उसके बाद पानी का बिल है, उसके बाद असेसमेंट होने लगा, वाटर और सीवर टैक्सेस हैं, स्कूलों के ऊपर बकायदा चीजें पड़ने लगी हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा खर्चा है वो मेंटेनेंस का है। ये सारे खर्चे किस कंपोनेंट में जाएंगे? आपने जोड़ा अभी इतनी फीस, इतना परसेंट, इतने टीचर, इतना परसेंटेज, इतनी फीस ले लीजिए, ये खर्चे कहां से पूरे होंगे? 20-25% और आगे बढ़ जाइए। नहीं, 40 आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है ना, आप नहीं बढ़ेंगे वो बात अलग है, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि स्कूल की जो फीस कलेक्ट होती है वो पूरी की पूरी सारी चीजों के साथ में होती है, और बकायदा स्कूल्स अपनी बैलेंस शीट्स प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट के खेल मत समझाइए, बैलेंस शीट खेल तो हमें सब बता चुके हैं कैसे खेला जाता है। चलिए वो सब बताया है। जब सब बैलेंस आपको शीट पता के खेल है, बताइए, बैलेंस शीट के खेल जब मत सब बताइए। आपको पता देखिए, है, तो आप तथ्यों के साथ देखिए, सरकार आप के पास 50,000 जाइए। जिसमें बच्चा पढ़ रहा है उसकी फीस की बात नहीं करते हैं, जिसमें 100 बच्चा पढ़ रहा है उसकी फीस की बात नहीं करते मैंने हैं। तो दोनों की क्यों बात बात करी। नहीं? उसने तो माफ करी, 100 वाले तो माफ कर दी, और 50,000 वाले की आप बात नहीं करना चाहते हैं। आपने किस आप खुद बोलिए। आपने दोनों की बात करी, मैंने मैंने दोनों की बात करी, रखी, और मैंने मिडिल क्लास दोनों का की पैसा बात नहीं रखी देंगे। है। क्या मिडिल क्लास का बच्चा जो घर में स्कूल में जो पढ़ रहा है, जी। क्या वो बिजली का बिल नहीं दे रहा है? क्या वो पानी का बिल नहीं दे रहा है? तो मैं वही एक आप मिनट, की बात पहले पर आ पहले जा मेरी रहा बात हूं। सुनिए, यदि पहले मेरी वो बात अपनी सुनिए, सारी आप पहले चीजें पूरी बात कर सुनिए, रहा आप है, बीच बात तो बात वो को स्कूल की काटिए, फीस क्यों नहीं दे आप बीच सकता? में बात को मत काटिए। जी। जिसकी 30,000 रुपए की महीने की आमदनी थी वो 10,000 फीस जमा करता था, अब उसकी आमदनी 30,000 आमदनी वाला कितनी जमा करता था? 10,000 रुपए फीस। भाई साहब बहुत महान पेरेंट है, मैं तो तारीफ करूंगा। भाई साहब, बच्चा अपने बच्चे जो रेडी खुंची भी लगाता है वो भी चाहता है सबसे अच्छे स्कूल में बच्चा उसका पढ़े, ये जी। ध्यान रखिएगा भाई साहब। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, मैं तो ये मत सम्मान कहिए कि करता हूं। 30,000 वाला 10,000 बढ़ता नहीं है। मैं फिर अपने आप सम्मान की बात कर है। रहा हूँ, सम्मान तो करना ही पड़ेगा आपको। आपसे मैं कह रहा हूँ 10,000 मासिक फीस लेने वाले स्कूल लखनऊ में हैं कितने? 10,000 मासिक मैंने नहीं बोला है। स्कूलों की पहली बात बात सुनिए, आपने क्या बोला? एक परिवार 2 बच्चों का होता आपने है, ध्यान बोला- रखिएगा। अच्छा, समुचित आप- परिवार, अच्छा, हाँ, अच्छा, आप दो- समझ लीजिए पहली बात को। अभी 1 से 2 बच्चे हो समुचित गए। परिवार जो है 2 बच्चों का होता है, 4 लोगों की फैमिली मतलब होती है। यानी 5,000, आप 5,000 रुपए कहिए ना। 5,000 मैंने एवरेज पहले ही बोला था आपसे नहीं, स्कूल का। आपने 10,000 मैंने 5,000 बोला, आप सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिएगा आप। चलिए, ठीक इसलिए विषय में आंकड़ों के खेल मुझे ना भटकाइएगा। नहीं नहीं, हम भटकाने के लिए बैठे 5,000 नहीं। बोला था, 5,000 10,000 फीस जमा करता है। हाँ। अब उसकी आमदनी 15,000 रह जाएगी तो वो फीस कैसे जमा करेगा? ये बड़ा प्रश्न है ये। भाई साहब उसीलिए तो मैंने कहा, क्या आमदनी परमानेंट उसकी 15,000 ही रह जाएगी? मुख्यमंत्री एक और मिनट। जो प्रधानमंत्री ने कहा है हाँ। ये आपदा 6 महीने साल भर और चलेगी, तो इसके साथ उसको रहने जीना पड़ेगा इसको। तो अच्छा। उस हिसाब से सबकी सैलरी तो- कम हो रही है, सबकी नहीं तो उसका सारा चीजें जो है घुमा फिरा के सिर्फ स्कूल फीस पर ही है। हम तो सर मतलब हम तो स्कूल सर फीस लॉकडाउन कम हो सर जाएगी, कह रहे हम तो लॉकडाउन की फीस की बाकी- बात कर रहे हैं। हम तो मैंने- लॉकडाउन के टाइम की फीस की बात कर रहे हैं जो केवल 40% कर दी जाए। हम तो लॉकडाउन- बाकी की बात ही नहीं कर रहे हैं लॉकडाउन के आपसे, हम टाइम- साल की बात नहीं कर रहे हैं आपसे पूरे। ऐसा है, आपने अपने जो मिडिल क्लास का खर्चा गिना है, जो स्कूल में टीचर काम करता है वो कौन से क्लास का है? सर सारे बच्चों से आप ले ये लीजिए सारी बताइए, चीजें। आप ये अपना बताइए, प्रॉफिट अरे बच्चे आप लीजिए, आप मेरी- आप कोई अरे आपका तो हमारी बात स्कूल तो में तो जवाब प्रॉफिट होता दीजिए। नहीं है। आप- बिल्डिंग में बिल्डिंग बनती आ रही है, बड़ी बड़ी आप- गाड़ियां चल रही है, ये- बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, दान दे रहे, इधर दे रहे, उधर दे रहे, इस बच्चों को फीस कम करने के पैसे नहीं है। बाकी दान दे दीजिए, ये दुनिया भर कर दीजिए, आप क्रिकेट मैच करा लीजिए, आप करा लीजिए, स्पॉन्सर कर सब में कर दिए, मगर आपको बच्चों की फीस में कम नहीं करना कुल मिलाकर। नहीं, मैंने कहा ना, संवेदनाएं उस व्यक्ति के साथ है जो नीडी है। आप कैसे नीड के डिफिनेशन देंगे? आप ही देंगे, हम लोग थोड़ी अरे, देंगे। आप ही कह रहे हो लिखित दिया करके, वहां से भीख मांगे आकर के, एक वाह आदमी लिखित आपको दिया साहब, वाह। करके, मतलब आप हमें जारी कुछ- कर दीजिए। आज हमें बैंक ने एक स्टेटमेंट दिया, आपको अगर अपने लोन को एक्सटेंड करवाना है तो आप एक एप्लीकेशन दीजिए, तब हम उसको डिफरमेंट प्रोसेस में डालेंगे। तो हमने भीख मांगी। सर क्या जो एक नियम होता है, भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? कौन से शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? भाई क्यों भीख मांगेंगे? क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, आप 20 हमारी ज्यादा बात फीस का देंगे, जवाब 20 कम फीस दीजिए देंगे, ना। 20 ज्यादा फीस देंगे, 20 कम फीस देंगे। डिफरमेंट नहीं, आप की बताइए 20 definition- ज्यादा फीस देंगे, 20 कम फीस डिफरमेंट देंगे, की ऐसा definition- संभव है? ये बात ये डिफरमेंट संभव हो की- सकता है। आप भाई accept साहब, ये करिए। संभव नहीं हो सकता तो आप एक्ट में अमेंडमेंट कराइए, कैबिनेट से उसको रीअप्रूव कराइए। अरे, आप सब तो हम ही पढ़िएगा। कराएंगे। आप अध्यक्ष होते हो, आप कुछ नहीं कराएंगे, आज हम कराएंगे हमने आकर तो के। अध्यक्ष होकर ये कराया ना कि जितने आप मेंबर हमसे स्कूल कराएंगे हैं, आकर के। मेरी बात सुनिए, जितने मेंबर स्कूल हैं
वो एक क्लास में 2 तरह की फीस नहीं लेंगे, ये करवाया, मैं बोल तो रहा हूँ, ये करवाया तो फिर आप और कम सबने कर दीजिए। किया। फीस कम किसी करवा दी स्कूल सर, में तो लखनऊ मैं में आप सर बताइए थोड़ा- एक बच्चा नया और एक बच्चा पुराना पढ़ता हो, 2 तरह की तो फीस आप ही हो। कह रहे हैं कि उनको अर्जी दे, कौन डिफिनेशन देंगे, अरे कौन तो सच्चा मैंने में, अभी कौन नहीं आपको सच्चा दूसरी में। बात भी बोली ना तो सर भाई, ये भी संभव है। बैंक ने कहा या बिजली विभाग ने कहा कि अगर आपको कोई अच्छा, चीज अच्छा, माफ करानी तो आप एक छोटी सी एप्लीकेशन लास्ट दीजिए। बात, एक छोटी सी हाँ, बात है, आप ये बताइए। भरोसा दिला दीजिए कि जो लोग लिखित में दे देंगे उनकी फीस आप कम करा देंगे। नहीं, ये नहीं, भरोसा आपने बोला कैसे? अरे आप दीजिए, आपने बोला लिखित दीजिए आप। मैंने कहा लिखित नहीं हमने क्या बोला कि आप लिखित दीजिए, उनके दस रुपए जाएगा। सुनिए, हम गवर्नमेंट से ऊपर थोड़ी चले जाएं। गवर्नमेंट ने कहा जो पेरेंट्स तो गवर्नमेंट मोदी जी ने कहा तो कि सुन लीजिए, व्यापारी अपने पास से स्टाफ को पैसे दे, शासनादेश वेतन दे। को आज जाके शासनादेश दोबारा से अरे पढ़िए। सर मोदी जी बोले वो भी शासनादेश है। अरे भाई साहब, उनकी वाणी शासनादेश होती भाई है। साहब आप मान रहे हैं बाड़ी, हम लोग तो भाई लिखे में हमारे ऊपर एक अरे सर कानून लिखा बना। पढ़ी खेल में मत उलझाइए। नहीं, जब मोदी जी बोल गए कि अब आप व्यापारी अपने स्टाफ को पूरा वेतन दे। इसको व्यक्तिगत ले रहे हो। व्यक्तिगत क्यों ले आप रहे हो सर? व्यक्तिगत ले रहे हो। मैं बोल रहा हूँ शासनादेश आपने कहा लिखित में दे दे, शासनादेश में आपने कहा लिखित में दे, आपने सुनिए कहा मेरी लिखित बात, में दे। उसमें नहीं नहीं, लिखा- अब आप अरे पेश आप करके मेरी आप बात सर तो को आंख बंद करने से अंधेरा नहीं होता सर। अरे ठीक अंधेरा है, बिल्कुल लगा नहीं अभी देगा। होगा। अभी रुकते हैं, अभी कंक्लूजन की ओर थोड़ा बढ़ते हैं। जी एंड में आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? फीस बढ़ाना चाहिए और या फिर नहीं, राहुल नहीं। जी का जो कहना है कि 40% नहीं, ही देखिए लेना राहुल जी चाहिए। की बात बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है। मैं इस बात को मैं सिर्फ राहुल इतनी जी की बात बात कह नहीं, के मैं हाँ आपसे जानना चलिए, चाहूंगी। मैं 2 बातें जरूर कहूंगा जो बहुत क्लियर हैं। सरकार ने जो फीस ना बढ़ाने का निर्णय लिया है, इस सत्र में नहीं बढ़ेगी, वो बहुत अच्छा निर्णय है और हम लोगों की ये बेसिक मॉरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम अभिभावक के साथ खड़े हों। दूसरी बात, जो अभिभावक, मैं फिर से शब्द बोल रहा हूं, जो अभिभावक किसी वजह से फीस दे पाने में सक्षम नहीं, उनका एक प्रतिशत होगा, लेकिन साथ ही जो अभिभावक दे सकते हैं वो कम से कम अप्रैल का पूरा महीना बीत चुका है, अप्रैल महीने की फीस दे दें। अभी तो मई चल रहा है, अप्रैल की फीस नहीं दी है लोगों ने। और तीसरी बात, अभिभावकों के लिए जो शासनादेश में लिखी गई बात है वो मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि लॉकडाउन की अवधि तक किसी को बाध्य ना किया जाए। आगे चल के उसकी चीजें ठीक हो जाएंगी और उसको जो उसका रिमेनिंग अमाउंट बचेगा, जो अभिभावक ऐसे 30-40%, 50% अभिभावक जो होंगे जिनको तकलीफ होगी, वो नहीं दे पा रहे हैं, उनका बिजनेस अफेक्टेड हुआ है, वो आगे जुलाई में, अगस्त में, सितंबर के महीनों में अपनी फीस को दे देंगे। ये एक, जब कहते हैं ना हम एक फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, विद्यालय से अभिभावक जुड़ रहा है वो भी एक फैमिली का, उस एस्पेक्ट पे अगर देखा जाए तो ये एक सुविधा, और ये हम लोग आपस में भी चर्चा करें कि ये हम लोगों को पेरेंट का सपोर्ट करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, खत्म करते हैं इसको यहीं पर और सरकार से भी यही गुजारिश करेंगे कि जो भी सही फैसला है उसको ले, सबको देखकर जो भी सही फैसला उनको लगे वो ले। इसी के साथ खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राहुल गुप्ता जी, आप अनिल अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।